नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अभी हमने सिंधिया राजवंश का 3 भागों के अंतर्गत अध्ययन किया था। आज सिंधिया राजवंश का अध्ययन करने के बाद हम पवार राजवंश को देखेंगे, जो आधुनिक समय में मराठा शक्ति के जो पेशवा थे, मराठा साम्राज्य के पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में जो मराठा शक्तियों का विभाजन किया गया था उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले हमने होलकर सरदारों के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद हमने सिंधिया सरदारों के बारे में जाना। आज हम पवार सरदार या पवार राजवंश को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और पवार राजवंश को देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ कुछ ऐसी भी नज़र आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जानकारियाँ हैं और सुनने समझने में अच्छा लगता है। देखिए, अगर हम बात करें कि पवार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, अगर हम बात करें कि पवार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सभी को पता है कि जब 1732 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने मध्य प्रदेश में मराठा शक्ति का जो विभाजन किया था, ठीक है, क्या हुआ था, जब पेशवा को छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो संभाजी महाराज के जो अन्य सरदार थे वो उनसे रूठ गए और पेशवा और संभाजी के प्रति असहजता का व्यवहार करने लगे, ठीक है। और इसी असहजता को ध्यान में रखते हुए 1732 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने इन सभी सरदारों के मध्य इनके आधिकारिक क्षेत्रों का विभाजन कर दिया था। यहीं से शुरुआत होती है पवार राजवंश की, ठीक है। यहीं से क्या होती है, पवार राजवंश की शुरुआत होती है। जो सरदार थे, सिंधिया सरदार, होलकर सरदार, इन्हीं में आपके एक पवार सरदार थे और तुकोजी और जीवाजी सरदार भी थे। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है शुरुआत में। तो देखिए, यहीं से क्या होता है, पवार राजवंश की शुरुआत होती है। अब देखिए, जो पवार लोवाक थे, पवार लोगों का अस्तित्व मराठा साम्राज्य में, ठीक है, जब मराठा साम्राज्य की सत्ता में पेशवा का भी पद नहीं आया था, उससे भी पहले क्या था, मराठा साम्राज्य में पवार राजवंश का अस्तित्व था या पवार सरदारों का क्या था, अस्तित्व था। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो पवार सरदार थे, इन्होंने ये संभाजी महाराज के समय के नहीं थे, बल्कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में क्या था, मराठा साम्राज्य के भीतर इनका अस्तित्व था। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ संघर्ष करके अपने स्वराज का निर्माण कर रहे थे, तब इस परिवार ने क्या किया था, उनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था, ठीक है, उनके संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। तो जो पवार सरदार थे, पवार सरदार क्या कहते थे, पवार सरदार ये कहते थे कि हम किसी भी पेशवा की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम छत्रपति के प्रति समर्पित रहेंगे, हम किसी भी पेशवा की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पेशवा के अंडर में हम नहीं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पवार सरदार थे, ये पेशवा की अधीनता को स्वीकार न करके छत्रपति के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया करते थे। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मराठा अधीनस्थ राजवंशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से वो कौन सा राजवंश है जो कि पेशवा की अधीनता को स्वीकार न करके छत्रपति के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया करता था। तो वो है आपका क्या, पवार राजवंश। फिर देखिए, पवार राजवंश के बारे में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए। पवार राजवंश को परमार राजवंश के शासकों का ही क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। जी हाँ, जो पवार राजवंश के शासक हैं, इनको परमार राजवंश के शासकों का वंशज माना जाता है। जी, क्या था, जो पवार राजवंश के शासक थे, इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो मध्ययुगीन परमार वंश था, जब ये अपने पतन की चरमोत्कर्ष अवस्था पर था, ठीक है, यानी कि इसका पतन जोरों शोरों पर था, तो इस राजवंश के शासक जो थे ये महाराष्ट्र चले गए थे और बाद में इन्हीं के वंशज जो आए ये आधुनिक युग में मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में आकर इन्होंने धार रियासत का निर्माण करा, जो कि आधुनिक युग में पवार राजवंश के साम्राज्य के तौर पर जानी गई, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो पहली बात, पेशवा की अधीनता को स्वीकार न करके छत्रपति के प्रति ये अपनी निष्ठा को व्यक्त करते थे, ठीक है, पेशवा की अधीनता को नहीं माना करते थे। दूसरी बात, ये क्या थे, परमारों के वंशज कहे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पवार राजवंश की स्थापना कैसे हुई, तो पवार राजवंश की स्थापना
1729 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के सेनापति उदाजीराव पवार के द्वारा कहाँ पर की गई थी? धार में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि पवार राजवंश की राजधानी क्या थी? धार थी। पवार राजवंश की स्थापना किसने की थी? उदाजीराव पवार ने की थी। कब की थी? तो 1729 ईस्वी में की थी। ठीक है, इससे पहले 1698 ईस्वी में मालवांचल, ठीक है, जो मालवा का भाग है उसको मालवांचल कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है, और गुजरात के कई भागों पर अधिकार कर या आक्रमण कर उनको विजित किया। ठीक है, याद रखिएगा 1698 ईस्वी में मालवांचल व गुजरात के कई भागों पर आक्रमण कर इसने उसको क्या किया? विजित किया। अब देखिए 1730 ईस्वी में, ये स्पेशल बात है यहाँ पर, ठीक है, 1730 ईस्वी में क्या होता है? गुजरात के पास एक स्थान है जिसका नाम है बड़ोदरा, आपने सुना भी होगा। बड़ोदरा में क्या था? यहाँ का एक कमांडर था, ठीक है, यहाँ का एक सेनापति था जिसका नाम था दहाड़े। तो क्या होता है 1730 ईस्वी में गुजरात के बड़ोदरा नामक स्थान पर सेनापति दहाड़े और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में गुजरात के गायकवाड़, ठीक है, और स्पेशली मध्य प्रदेश राज्य के धार रियासत के पवार राजवंश के शासकों ने बाजीराव प्रथम के खिलाफ सेनापति दहाड़े का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पवार राजवंश के शासकों और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के मध्य जो दुश्मनी थी इसने और विकराल रूप ले लिया। ठीक है, और आपको बता दूं इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने सेनापति दहाड़े को हरा दिया था। तो अब बाजीराव जो था ये इनके प्रति और ज्यादा क्रूर स्वरूप धारण कर चुका था, और ये जो थे पहले भी क्या था, ये पवार लोग जो थे ना, ये पेशवा की अधीनता को स्वीकार नहीं करा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था, पवारों की तुलना में जो अन्य राजवंश थे, सिंधिया राजवंश था, होलकर राजवंश था, ये क्या कर रहे थे? पेशवा की सहायता प्राप्त कर कर विकसित हो रहे थे। जबकि ये जो पवार राजवंश था ये ज्यादा फैल नहीं रहा था, क्योंकि इसने पेशवा की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और दूसरी बात यहाँ ने फिर इसने एक बार और यहाँ पर अपनी बुरी छवि बना ली थी, मतलब पेशवा के दृष्टिकोण में अपनी एक बुरी छवि बना ली थी, क्योंकि क्या था, पेशवा के विद्रोहियों के खिलाफ इन्होंने युद्ध में साथ दिया था। ठीक है, याद रखिएगा 1730 ईस्वी में गुजरात के बड़ोदरा के समीप सेनापति दहाड़े और बाजीराव प्रथम के मध्य जो युद्ध होता है, इसमें गुजरात के गायकवाड़ और धार रियासत के पवारों ने बाजीराव प्रथम के खिलाफ किसका साथ दिया? सेनापति दहाड़े का साथ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद इस राजवंश के जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं यशवंत राव पवार। वैसे काफ़ी सारे शासक हैं इस राजवंश में, हम सिर्फ उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसको हमको जानना चाहिए और जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके बाद इस राजवंश के जो अगले शासक बने वो बने यशवंत राव पवार। यशवंत राव पवार ने मराठों के उत्तरी विस्तार में, ठीक है, यशवंत राव पवार ने मराठों के उत्तरी विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। याद रखिएगा यशवंत राव पवार ने मराठों के उत्तरी विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। फिर देखिए 1761 ईस्वी में इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लिया। इससे पहले हमने होलकर राजवंश के अंतर्गत भी पढ़ा है कि होलकर राजवंश से वो कौन से योद्धा थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था, और सिंधिया राजवंश से वो कौन से योद्धा थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध से भाग लिया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं, अगर आप में से किसी ने पिछला वाला लेक्चर देखा हो तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि पानीपत के तीसरे युद्ध में होलकर राजवंश से और सिंधिया राजवंश से किन किन लोगों ने भाग लिया था। यहाँ पर पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने भाग लिया? यशवंत राव पवार ने भाग लिया। और इस युद्ध के विषय में एक खास बात हमको यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि इस युद्ध में इन्होंने वजीर अली खां, जो अहमद शाह अब्दाली अली था उसका एक विशेष व्यक्ति था वजीर अली खां, इसका एक पुत्र था आतई खां। कहते हैं ये आतई खां जो था ये शत्रुओं को मारकाट करने में क्या था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, आतई खां जो था शत्रुओं की मारकाट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए इसको आतई खां की उपाधि दी गई थी, आतंक मचाने में माहिर आतई खां। तो इस आतई खां को किसने मार दिया था? यशवंत राव पवार ने। ठीक है, यशवंत राव पवार ने आतई खां को मार डाला। कहते हैं हाथी पे चढ़े और हाथी पे चढ़कर यशवंत राव पवार को मार दिया।
ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पवार राजवंश के वो कौन से शासक थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था? यशवंतराव पवार ने लिया था, 1761 ईस्वी में लिया था, और वजीर अली खां के पुत्र आतई खां को मार डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहता है, देखिए पवारों के मध्य और बाजीराव प्रथम के मध्य दुश्मनी चलती रहती है। इसी दुश्मनी के अंतर्गत क्या होता है, जो मध्य प्रदेश राज्य में मराठा अधीनस्थ राजवंश रहते हैं, ये दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है, कितने भागों में बट जाते हैं? दो भागों में बट जाते हैं। पहला वाला भाग जो था, ये पेशवा के प्रति अपनी आधीनता को व्यक्त करता था। हाँ भाई, हम पेशवा के अंडर में जीते हैं, पेशवा हमारे बॉस हैं। बट दूसरा जो भाग था, ये राघोबा दादा के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता था। ये अपना मालिक राघोबा दादा को मानता था। ठीक है, जो कि कोई और नहीं, बाजीराव प्रथम के ही जो दादा थे, पेशवा नारायण राव, उनके चाचा थे। कौन? राघोबा दादा। तो एक तो क्या था, पेशवा के प्रति अपनी अधीनता को व्यक्त करता था, वहीं दूसरा जो है ये राघोबा दादा के प्रति अपनी अधीनता को व्यक्त करता था। ठीक है, या निष्ठा को व्यक्त करता था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पवार पेशवा की अधीनता के प्रति, पेशवा के प्रति अधीनता को व्यक्त ना करके किसके प्रति अपनी अधीनता को व्यक्त करते थे? तो राघोबा दादा के प्रति अपनी अधीनता को व्यक्त करते थे, जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम के ही जो दादा थे, नारायण राव, उनके चाचा थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक स्पेशल बात अब हमको ये देखने को मिलती है। क्या था, जो सिंधिया राजवंश है, ये पेशवा से सहायता प्राप्त कर कर विकसित होता चला गया था। ठीक है, और जो होलकर राजवंश है, ये भी पेशवा की अधीनता में काफी ज्यादा विकसित हो चला था। पवार राजवंश क्या था, पेशवा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता था। अब क्या हुआ, एक बार सिंधियाओं में और होलकरों के मध्य आपस में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ करता था, सिंधिया लोग आते और धार रियासत को लूटकर चले जाते, वहीं इसके बाद होलकर लोग आते और धार रियासत को लूटकर चले जाते। ठीक है, उस समय पवार राजवंश की स्थिति अत्यधिक कमजोर थी। तो अब क्या किया, उस समय यहाँ की जो महिला शासिका थी मैनाबाई, ठीक है, इन्होंने 1819 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ मिलकर एक संधि की। ठीक है, याद रखिएगा, 1819 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक मिलकर संधि की। इस संधि के अंतर्गत धार रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत एक सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत धार रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन एक सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सन में अंग्रेजों के साथ पवार राजवंश की शासिका मैनाबाई ने एक संधि की थी, जिसके अंतर्गत धार रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत एक सुरक्षित क्षेत्र बना दिया गया था। 1819 ईस्वी में की थी। ठीक है, बात आती है 1857 के विद्रोह की। ठीक है, किसकी बात आती है? 1857 के विद्रोह की बात आती है। 1857 के विद्रोह में हम देखकर आए कि किस प्रकार सिंधिया राजवंश के जो लोग हैं उनका अंग्रेजों का समर्थन किया जाता है। ठीक है, जो सिंधिया लोग थे ये सीधे सीधे अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। वहीं पर जो होलकर राजवंश के लोग हैं ये दिखाने के लिए क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में ये भारतीयों के साथ थे। यहाँ पर क्या है, पवार राजवंश के बारे में हमें एक स्पेशल बात ये देखने को मिलती है कि पवार राजवंश नहीं, बट पवार राजवंश के जो काफिले थे, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय सिंधिया राजवंश के शासक जयाजी राव सिंधिया की निजी सेना ने 1857 में झांसी की क्रांति की सूचना मिलते हुए अंग्रेजों से सीधा विद्रोह कर दिया था। तो यहीं पर क्या था, 1857 के विद्रोह में पवार राजवंश के शासकों ने नहीं, बट जो पवार राजवंश के शासकों के काफिले हुआ करते थे जिनमें मंत्री इत्यादि लोग शामिल हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दिया, जो कि एक स्पेशल बात थी। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का सीधा सीधा साथ दिया, क्या, पवार राजवंश के काफिलों ने। आगे हम बात करते हैं, कबीले कह सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो आप समझ लीजिएगा, कबीले काफिले, ठीक है, समूह जो राजा महाराजाओं के हुआ करते थे। तो क्या हुआ, 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का सीधा सीधा साथ दिया, क्या, पवार राजवंश के काफिलों ने। अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों के मध्य और पवारों के मध्य क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। जी हाँ, क्यों, क्योंकि ये उनके खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पवार राजवंश का दमन करना शुरू कर दिया। जब 1857 के विद्रोह की समाप्ति हो जाती है, तो विद्रोह की समाप्ति के बाद वर्ष 1858 में अंग्रेजों का एक बड़ा गिरोह आता है, और ये जो बड़ा गिरोह होता है, ये आकर क्या करता है, धार रियासत पे अपना क्या कर लेता है, कब्जा जमा लेता है, और धार रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लेता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब देखिए, जो धार रियासत है, पवार राजवंश का साम्राज्य है, यह अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन चुका है। जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जो शासक शासिकाएं, अब ये नाम मात्र रह गए हैं। तो क्या होता है, उस समय जो यहाँ की शासिका रहती हैं, कहते हैं कि मैनाबाई थी, बट कुछ कुछ लोग वाग द्रौपदी बाई भी कहते हैं। तो जो शासिका थी मैनाबाई, ठीक है, या फिर द्रौपदी बाई, इन्होंने और इनके पति ने, इनके पति जो थे कौन थे, इनके पति थे मल्हार राव होलकर द्वितीय, ठीक है, मल्हार राव होलकर द्वितीय, सॉरी, इनके पति नहीं, इनके बेटे थे, जिनका नाम था आनंद राव पवार तृतीय, ठीक है, क्या नाम था, आनंद राव पवार तृतीय। तो द्रौपदी बाई और उनके जो बेटे थे आनंद राव पवार तृतीय, ठीक है, और इनके मित्र मल्हार राव होलकर द्वितीय, ठीक है, कौन, मल्हार राव होलकर द्वितीय, इन सब ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के समक्ष एक समझाइश पेश की। मान लें तो मान लें, वरना साम्राज्य तो हाथ से गया। तो इन्होंने क्या कहे, ये अंग्रेजों के समक्ष गए और अंग्रेजों के समक्ष जाकर उनको समझाया कि देखिए भाई, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये हमारे काफिलों के द्वारा किया गया है, हमने इस विद्रोह को नहीं किया था, बल्कि जो हमारे लोबाग थे, इन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को किया। आप देख सकते हैं उस समय क्या था, आनंद राव पवार, जो आनंद राव पवार तृतीय थे, ये क्या थे, काफ़ी ज़्यादा अल्पवयस्क थे। तो उनको बताया कि देखिए, ये तो हमारा बेटा है, ये तो काफ़ी छोटा है, ये आपका विद्रोह कैसे कर सकता है, ठीक है, हम तो आपकी अधीनता में ही जी रहे हैं, ये आपका विद्रोह कैसे कर सकता है। और जो अंग्रेजों की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके समक्ष राज को वापस लौटाने की क्या करी, एक अपील करी। आपको बता दूं, यहाँ पर हमको एक स्पेशल चीज़ अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में ये देखने को मिलती है। पूरा आप आधुनिक इतिहास उठाकर देखिए, शायद ही कुछ ऐसा हुआ इतिहास में जो पवार राजवंश के शासनकाल में हुआ। अंग्रेजों ने पवार राजवंश के शासकों की अपील मानते हुए धार रियासत को एक बार पुनः बहाल कर दिया। जी हाँ, अंग्रेजों ने पवार राजवंश के शासकों की बात को मानते हुए धार रियासत को एक बार पूर्णतः बहाल कर दिया। और यह अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण विशेष बात थी उस समय की, क्योंकि एक बार अंग्रेज जब किसी क्षेत्र को निगल जाया करते थे तो उसको दोबारा देने का तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं था। जिस प्रकार मौत के मुंह में जाकर वापस आना मुश्किल नहीं है, इसी प्रकार अंग्रेजों के मुंह में अगर कोई क्षेत्र चला गया तो उसका वापस आना बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लक्की थे कौन, पवार राजवंश के शासक, जिनको अंग्रेजों से धार रियासत एक बार पुनः मिल गई थी। देखिए क्या होता है, 1857 ईस्वी में इस राजवंश के शासक आनंद राव पवार को धार रियासत को एक बार पूर्णतः बहाल कर दिया गया। आनंद राव पवार तृतीय जो थे, इनको धार रियासत एक बार दे दी। अंग्रेजों ने कहा लो भाई ले जाओ अपनी धार रियासत, आगे से ध्यान रखना हमारे विरुद्ध कोई विद्रोह मत करना, वरना हम फिरकी से तुम्हारा क्षेत्र दबा लेंगे। अब क्या होता है, कई सारे शासक का है इसके बाद, ठीक है। पवार राजवंश के अंतर्गत एक राजा है महाराजा उदाजी राव पवार द्वितीय, ठीक है। कौन आते हैं, उदाजी राव पवार द्वितीय। ठीक है, कौन आते हैं, उदाजी राव पवार द्वितीय। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके शासनकाल में धार में
ठीक है, धार में कला का बहुतायत मात्रा में विकास हुआ। ठीक है, और इन्होंने जीरा पैलेस का निर्माण करवाया। ठीक है, इसका निर्माण करवाया, जीरा पैलेस का निर्माण करवाया, जहाँ पर अगर आप आज धार जाओगे घूमने के लिए तो धार में आपको जीरा पैलेस नाम की एक जगह दिखाई देगी। वहाँ पर एक होटल भी है, होटल जीरा पैलेस, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, निर्माण करवाया इन्होंने। देन जो महाराजा उदाजी राव पवार थे, ये क्या थे, इनके यहाँ पे कोई संतान नहीं थी। ठीक है, ये निसंतान थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेकर उसे धार रियासत के राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और वो आनंदराव पवार चतुर्थ के नाम से धार रियासत के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, आनंदराव पवार चतुर्थ के नाम से धार रियासत के राज सिंहासन पर क्या हुआ, आसीन हुआ, और ये पवार राजवंश का और धार रियासत का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद क्या था, इसी के शासनकाल में क्या था, जो धार रियासत थी ये भारत संघ का क्या बन गई थी, एक अंग बन गई थी। ठीक है, और ये भी क्या थे, धीरे धीरे फिर चले गए। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ, धार रियासत के भीतर राजनीतिक शासन प्रणाली का क्या हुआ, अंत हो गया, और पवार राजवंश भी धार रियासत की राजवंशी से राजनीति से इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, और फिर नॉर्मली होते हैं पवार लोग वहाँ। तो ये थी आपकी पूरी पवार राजवंश की कहानी। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से पसंद आई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तौर पे मध्य प्रदेश राज्य की रियासतों का ही अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने होलकर राजवंश के अंतर्गत इंदौर रियासत का अध्ययन किया। ठीक है, देन इसके बाद हमने सिंधिया राजवंश के अंतर्गत उज्जैन और ग्वालियर रियासत का अध्ययन कर लिया। ठीक है, पहले एक समय पहले उज्जैन राजधानी थी, फिर ग्वालियर हो गई थी। देन इसके बाद हमने पवार राजवंश के अंतर्गत धार रियासत का अध्ययन कर लिया। अब बची आपकी कुछ रियासतें और, जैसे कि देवास, सीतामऊ, भोपाल, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट रियासतें हैं, उनके ऊपर और चर्चा करेंगे। देन स्वाधीनता आंदोलन के समय हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा, इसकी चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के विद्रोह में मध्य प्रदेश राज्य का क्या योगदान रहा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे, और ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक नया सब्जेक्ट चुन लेंगे। आप लोग भी अगर कोई कमेंट या सुझाव करना चाहते हैं कि सर इसके ख़त्म होने के बाद आप ये पढ़ाइए या वो बताइए, तो कर सकते हैं। हम आपकी बात को ध्यान में रखकर उसी चीज़ में चलने का प्रयास करेंगे, और वरना हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ले आएंगे आपके लिए। तो जाते जाते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, और आपका कुछ नहीं जाता बस एक लाइक करने में और एक छोटा सा कमेंट करने में। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप एक छोटा सा लाइक करते हो और एक छोटा सा अच्छा कमेंट करते हो कि हाँ सर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा, तो हमारी आपको पढ़ाने के प्रति जो क्षमता होती है वो 10,000 गुना बढ़ जाती है एक लाइक और एक कमेंट को देखकर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, और जितने लोग हो उनको वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है उसे आप दूसरों के साथ भी बांटेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आपने सुना ही है, देने से बढ़ता है। ठीक है, और चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित बने रहिए, कोरोना से दूर रहिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए। एक दिन आप सभी अपने लक्ष्य में बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है, ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।